मतलब हमारे सिस्टम ने प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया, सिर्फ उसे टाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक्सीडेंटल नहीं था। इसी बीच पुलिस एक सस्पेक्ट को पकड़ती है, नाम बताता है रमन राघव, और इसका रीजन था एक्सट्रीम डिले, सीवियर मेंटल इलनेस। वो कहता है उसके अंदर कानून है, एक अलग दुनिया का कानून। रात में बाहर सोने वाले धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं, उसके कान में कोई बोलता है। अब 25 और 26 अगस्त 1968 के बीच की रात, मलाड के आउटस्कर्ट्स, हाईवे और खुली जमीन के बीच एक टेम्परेरी झोपड़ी है। अंदर दो माइग्रेंट लेबर्स दिन भर काम करने के बाद सीधे जमीन पर सो रहे हैं। एरिया में स्ट्रीट लाइट्स कम है और आसपास गहरी खामोशी। इसी खामोशी में एक आदमी झोपड़ी के पास आता है। वो बिना आवाज के अंदर घुसता है, हाथ में भारी लोहे की रॉड। जैसे ही वो पहले आदमी के पास झुकता है, उसके कान में कोई बोलता है। अब रॉड ऊपर उठती है, पहला वार सीधा सर पर पड़ता है, तुरंत दूसरा वार और एक और जबरदस्त ब्लो। दूसरे लेबर की तरफ घूमते हुए फिर वही आवाज, यही, और एक और जबरदस्त ब्लो। कुछ सेकंड्स के अंदर दोनों की जान चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में कंफर्म करती है कि दोनों विक्टिम्स की मौत स्कल फ्रैक्चर और मैसिव ब्रेन ट्रॉमा से हुई है। मतलब इतनी जोर से सर पर मारा गया कि दिमाग तुरंत काम करना बंद कर देता है। मारने के बाद वो रुकता है, बॉडीज चेक करता है, पॉकेट्स तलाशता है। उसे सिर्फ 7 पैसे मिलते हैं और एक गमछा। उतना ही उठाता है, फिर अपने लोहे की रॉड संभाल कर अंधेरे में निकल जाता है। पहले मार, फिर तलाशी और फिर चुपचाप एग्जिट। हर बार का तरीका वही होता है। अब यहाँ बात समझिए। उस वक्त मुंबई के आउटस्कर्ट्स ऑलरेडी टेंस चल रहे होते हैं। फुटपाथ पर सोने वाले लोग ओपन एरियाज अवॉइड कर रहे होते हैं। लोग जल्दी घर बंद कर लेते हैं। रात में बाहर सोने वाले धीरे धीरे गायब हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है। झोपड़ी के बाहर खून जमा होता है, बॉडीज ठंडी पड़ चुकी होती है। पास की बस्ती के लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते। अब सवाल यह है, ये कौन था और इसके दिमाग में चल क्या रहा था? यहीं से पुलिस को एक बात क्लियर हो जाती है, ये रैंडम स्ट्रीट वायलेंस नहीं है। ये किसी आदमी का पर्सनल ब्रेकडाउन भी नहीं लग रहा, पैटर्न बन रहा है। और इसी पॉइंट पर केस सिर्फ क्राइम नहीं रहता, इन्वेस्टिगेशन साइकोलॉजिकल ट्रैक पर मुड़ जाती है। साल 1965 मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स और रेलवे ट्रैक्स के आसपास रात का एक अलग ही सीन होता है। फुटपाथ पर माइग्रेंट लेबर्स सोते हैं, झोपड़ियों के बाहर लोग चटाई बिछाकर लेटते हैं और स्टेशन के बाहर होमलेस बॉडीज लाइन में पड़ी होती है। इसी भीड़ में एक आदमी क्वाइटली मूव करता रहता है, बिना किसी फिक्स एड्रेस के, बिना किसी पहचान के। यहीं से पहला पैटर्न शुरू होता है। रात के अंधेरे में वो सोते हुए लोगों को टारगेट करता है, कभी पत्थर से, कभी लोहे की रॉड से, सीधे सर पर वार। विक्टिम को उठने का मौका ही नहीं मिलता। फिर पॉकेट्स चेक होती है, थोड़ा बहुत पैसा, कभी घड़ी, कभी टॉर्च, जो मिल जाए उठाया और आदमी गायब। ये कोई गुस्से में किया गया रैंडम अटैक नहीं होता, ये एक रिपीट होने वाला रूटीन बन चुका होता है। 1965 और 66 के बीच लगभग 19 लोगों पर हमला होता है, उनमें से 9 लोग मारे जाते हैं। पुलिस इनिशियली सोचती है कि अलग अलग इंसिडेंट्स है, कोई ड्रंकन असॉल्ट, कोई स्ट्रीट फाइट। लेकिन जब इंजरीज का पैटर्न मैच होता है, तब एक बात समझ में आती है, हर बार सर पर हैवी ब्लंट फोर्स का यूज हुआ है, हर बार रात का वक्त, हर बार फुटपाथ या झोपड़ी। सवाल ये उठता है, ये आदमी सिर्फ पैसों के लिए मार रहा है या कुछ और चल रहा है? इसी बीच पुलिस एक सस्पेक्ट को पकड़ती है, नाम बताता है रमन राघव। उसके पास एक डायरी मिलती है। पुलिस पूछताछ करती है, टॉर्चर भी होता है, लेकिन सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता। केस कोर्ट में टिकता नहीं और रमन को मुंबई से तड़ी पार कर दिया जाता है। यहीं पर एक डेंजरस चीज होती है, सिस्टम उसे सिर्फ शहर से बाहर भेज देता है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो चल रहा था उसे कोई टच ही नहीं करता। न मेंटल इवैल्यूएशन, न रिहेबिलिटेशन, न ट्रीटमेंट। एक आदमी जो रात को सोते हुए लोगों को सर फोड़ रहा था, उसे बस रीलोकेट कर दिया जाता है। अब यहीं से उसकी साइकोलॉजी की कहानी शुरू होती है, क्योंकि रमन का बचपन पहले ही अनस्टेबल था। परमानेंट घर कभी रहा ही नहीं, कभी मद्रास साइड दिखता, कभी बॉम्बे। बचपन से ही भटकता रहा, कोई फैमिली स्ट्रक्चर नहीं, कोई इमोशनल एंकर नहीं। वो जेल भी जा चुका था, पहले भी चोरी के केसेस में रिकॉर्ड पर था। शराब और ड्रग्स का यूज भी रिकॉर्ड पर था। मतलब ट्रॉमा, होमलेसनेस, एडिक्शन और वायलेंस सब उसकी जिंदगी में पाइल अप हो चुके थे। और जब ऐसे दिमाग को बिना ट्रीटमेंट के वापस सड़क पर छोड़ दिया जाता है, तो वो रीसेट नहीं होता, वो और सख्त हो जाता है। इसीलिए जब 1968 में मुंबई के आउटस्कर्ट्स में किलिंग्स दोबारा शुरू होती है, मेथड सेम होता है, टारगेट सेम होता है, टाइमिंग भी सेम होती है, सिर्फ पैशन बढ़ जाता है। यानी सिंपल बात ये हुई, 1965-66 सिर्फ वार्निंग फेज था, असली ब्रेकडाउन आने वाला था।
1968 में जब रमन पुलिस कस्टडी में आता है तब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मर्डर्स पर नहीं रुकती। डॉक्टर्स उसका असेसमेंट शुरू करते हैं और वहीं से पहली बार डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। रमन बार बार एक ही बात बोलता है, कहता है उसके अंदर कानून है, एक अलग दुनिया का कानून। और जब वो लोगों पर हमला करता है उसे लगता है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। उसके कान में आवाज आती है जो बताती है कब मारना है और कब रुकना है। फिर साइकियाट्रिस्ट डिटेल में चेक करते हैं। रिपोर्ट में लिखा जाता है क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, यानी उसका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क धीरे धीरे खोना शुरू कर चुका था। रमन को लगता है 3 गवर्नमेंट्स है। उसे लगता है लोग उसका जेंडर चेंज करना चाहते हैं। उसे लगता है वो 101% मर्द है और उसे लगता है कि वो किसी हायर पावर का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये सिर्फ अजीब बातें नहीं है, ये डिल्यूजन है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा आदमी लीगली इंसेन होता है? अब यहीं पर हम लॉ और साइकोलॉजी के बीच का डिफरेंस समझेंगे। कोर्ट ये देखता है कि क्राइम के वक्त अक्यूज को पता था या नहीं कि वो क्या कर रहा है। रमन को ये पता होता है कि वो लोगों को मार रहा है, इसीलिए वो भागता है, इसीलिए वो वेपन्स को छुपाता है और इसीलिए एविडेंस को भी छुपाता है। मतलब वो अपने किए को समझता है। इसीलिए सेक्शन 84 आईपीसी का फुल बेनिफिट उसे नहीं मिलता। लेकिन साइकोलॉजिकल रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। रमन के लिए वो आवाज बोल रही होती है, वो अथॉरिटी बन चुकी होती है। उसके लिए कानून सरकारी कानून से ऊपर होता है। वो खुद को इंस्ट्रूमेंट मानता है, जैसे कोई और ऑपरेट कर रहा हो। और ये पैटर्न सिर्फ रमन का नहीं होता। क्रिमिनोलॉजी में इसे विजनरी किलर बोलते हैं। जहाँ किलर को लगता है किसी हायर पावर ने उसे मिशन दिया है। अब जरा पीछे चलते हैं। बचपन में स्टेबल घर नहीं था, सालों तक फुटपाथ पर उसने जीवन बिताया। बार बार वो जेल में गया, शराब और ड्रग्स और कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं, और बीच में अनट्रीटेड साइकोसिस। ये सब मिलकर दिमाग को धीरे धीरे फ्रैक्चर कर देते हैं। इसीलिए रमन के लिए मर्डर सिर्फ पैसों के लिए नहीं होते, वो आवाजों को फॉलो कर रहा होता है। और यहीं पर ये केस सिर्फ सीरियल किलिंग तक नहीं रहता, ये एक पूरे मेंटल कोलैप्स की स्टोरी बन जाता है। अब सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है। 1969 बॉम्बे सेशन कोर्ट। राघव को मलाड के मर्डर केस में फॉर्मली ट्रायल फेस करना होता है। डिफेंस तुरंत सेक्शन 84 आईपीसी रेस करता है, यानी प्ली ऑफ इंसैनिटी। सिंपल शब्दों में आर्गुमेंट ये होता है कि रमन मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए उसे क्रिमिनल जिम्मेदारी से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी हो जाता है। मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी सेम चीज नहीं होती। डॉक्टर ये देखता है कि दिमाग बीमार है नहीं, कोर्ट ये देखता है कि क्राइम के वक्त आदमी को पता था या नहीं कि वो क्या कर रहा है। अगर अक्यूज को अपना एक्ट समझ आ रहा था और उसे पता था कि वो गलत कर रहा है या इल्लीगल कर रहा है, तो कानून उसे जिम्मेदार मानता है, चाहे मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी आए। इसलिए सबसे पहले पुलिस सर्जन रमन की ऑब्जर्वेशन करता है। रिपोर्ट में लिखा जाता है कि रमन कोर्ट प्रोसीडिंग समझ रहा है, सवालों के जवाब लॉजिकल दे रहा है और अपनी पोजीशन को समझता है। मतलब सरफेस लेवल पर वो लीगली अवेयर दिख रहा था। इसके बाद साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पाटकर रमन को क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस करते हैं। फिर स्पेशल मेडिकल बोर्ड भी कंफर्म करता है कि रमन फिक्स्ड डिल्यूजन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन से सफर कर रहा है, यानी उसके दिमाग में आवाज चल रही है और रियलिटी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, बीमारी होने से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? और जवाब कोर्ट के लिए क्लियर होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ कोर्ट सिर्फ डायग्नोसिस नहीं देखता, कोर्ट रमन का बिहेवियर एनालिसिस करता है। वो देखता है कि रमन ने पहले वेपन बनवाया, रात का वक्त चूज किया, विक्टिम के सोने का वेट किया, अटैक के बाद भागा और वेपन छुपाया। ऑपरेशंस लॉग में कोर्ट रिकॉर्ड्स देखती है, पूरा सीक्वेंस मैप करती है और इंटेंट एसेस करती है। ये सब मिलकर इंडिकेट करता है कि रमन को अपने एक्शंस का प्रैक्टिकल सेंस था। इसी बेस पर कोर्ट ये मानता है कि रमन मेडिकली बीमार हो सकता है, लेकिन लीगली वो अपने एक्ट की नेचर और कॉन्सिक्वेंस समझ रहा था। इसलिए सेक्शन 84 आईपीसी रिजेक्ट कर दिया जाता है। डबल मर्डर्स प्रूव होते हैं और उसके बाद डेथ सीक्वेंस प्रोनाउंस होता है। इस पॉइंट के बाद आवाज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती, सिर्फ एविडेंस बोलता है। अब स्टोरी कोर्ट रूम से निकलकर जेल तक आती है। डेथ सेंटेंस के बाद रमन राघव येरवाड़ा जेल पुणे शिफ्ट होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन तुरंत नहीं होता। अपील्स चलती रहती है, मेडिकल रिपोर्ट्स आती जाती रहती है और बीच में रमन की मेंटल कंडीशन और गिर जाती है। वो हेलुसिनेशंस में रहता है, खुद से बातें करता है और कई बार बेसिक रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी दौरान स्पेशल मेडिकल बोर्ड बार बार उसका इवैल्यूएशन करता है। डॉक्टर्स लिखते हैं कि रमन अब इनक्योरेबल है। साथ ही हाईकोर्ट ये भी देखता है कि रमन लगभग 18 साल डेथ रो में रह चुका है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में
कंटिन्यूअस मेडिकेशन के साथ और मल्टीपल पेंडिंग मर्डर ट्रायल्स के प्रेशर में ये सब मिलकर एक अलग ही लेवल की पनिशमेंट बन चुका था। यहीं पर जुडिशरी का स्टैंड बदलता है। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को रिड्यूस करके उम्र कैद कर देता है और इसका रीजन था एक्सट्रीम डिले, सिवियर मेंटल इलनेस और ऑलरेडी प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग। रमन को ऑफिशियली लाइफ टर्म मिलता है और ट्रीटमेंट के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च के अंडर रखा जाता है। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच्चाई है, रमन जेल में जिंदा रहता है लेकिन सोसाइटी के लिए डैमेज तब तक हो चुका था। 1995 में येरवाड़ा जेल में किडनी फेलियर से उसकी मौत होती है और टेक्निकली केस वहीं खत्म हो जाता है, पर स्टोरी नहीं। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं क्योंकि यार रमन से ज्यादा सिस्टम को स्पॉटलाइट में रखना चाहिए। 1965-66 में वार्निंग मिल चुकी थी, 9 लोग मर चुके थे, फिर भी उसे तड़ी पार करके केस क्लोज कर दिया गया। इसी फैसले का रिजल्ट 1968 में दिखता है और यहीं से रियल फेलियर समझ आता है। ये केस सिर्फ मेंटल इलनेस का नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल लैप्स का केस था। एक वायलेंट ऑफेंडर को बिना मॉनिटरिंग के वापस सड़क पर छोड़ दिया गया, बिना रिस्क असेसमेंट के और बिना किसी ट्रैकिंग के। मतलब हमारे सिस्टम ने प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं किया, सिर्फ उसे टाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक्सीडेंटल नहीं था और इसीलिए केसेस में जब हम सिर्फ पनिशमेंट पर फोकस करते हैं, प्रिवेंशन मिस हो जाता है। साइकोटिक वायलेंस को आज भी इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम माना जाता है, हेल्थ इमरजेंसी नहीं। इसी गैप में रमन जैसे लोग छूट जाते हैं। यानी रमन राघव ट्रेजेडी नहीं था, वो सिस्टम के ब्लाइंड स्पॉट्स का डायरेक्ट आउटकम था।